तो प्रीवियस क्लास में हमने कॉमन टेंजेंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है कोड्स ऑफ सर्कल। इसमें पहला पॉइंट है, कोड क्या होती है तो आपको पता ही है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो हिस्सों में काटती है उसे कोड कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, हमारे पास ये सर्कल गिवन है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई, इससे एक दूसरी टेंजेंट बनाई। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पहली टेंजेंट का ए बोल दिया, दूसरी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमने उसको बी बोल दिया। तो एक मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रही है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहली बात है कि जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा। तो जो पॉइंट पी है सर्कल के बाहर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो S1 होगा वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पी, पहली बात। दूसरा, ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू p। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। मैंने आपको जनरल कोने के लिए बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी कोने के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके पॉइंट और टेंजेंसी से ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, t बराबर 0 कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। कैसे करने से एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आएगी। तो ये किसके बराबर, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COC। तो हमें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल जाएगी t बराबर 0 करने से। ठीक है, ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस एक तरीके की रिवीजन चल रही है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि मान लो जो पॉइंट P है वो सर्कल के बाहर ना होकर सर्कल के अंदर है। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पॉइंट P अगर सर्कल के अंदर लाई करता है तो इस पॉइंट P से पास होने वाली ऐसी इन्फिनिट कोड होंगी। तो उस इन्फिनिट कोड में से एक ऐसी कोड होगी जो इस पॉइंट P को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि जो P होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। तो ये हमारी कौन सी कोड है, इसको बोलते हैं बाइसेक्टेड कोड एट P। कहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है, P पे, यानी कि ये जो PA लेंथ है और जो PB लेंथ है दोनों बराबर होंगे। तो इसमें, तो इस सिचुएशन में हमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक तो पॉइंट P सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तभी कोड बाइसेक्ट कर सकती है, अगर पॉइंट बाहर हुआ तो बाइसेक्ट नहीं करेगी। यानी कि अगर मैं S1 को निकाल लूँ वो हमेशा नेगेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू P। दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि इस बाइसेक्टेड कोड की इक्वेशन क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ, T इज इक्वल टू S1 विद रिस्पेक्ट टू P। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो कोड है इसे हम बाइसेक्टर कोड बोलते हैं एट P, या इसे मिड पॉइंट कोड भी बोलते हैं। ठीक है ना, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे लिखा होता है मिड पॉइंट कोड। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम ऐसे निकालते हैं, T इज इक्वल S1 से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी ऑफ AB। ठीक है, तो AB लाइन जो कि इस केस में एक मिड कोड, मिड पॉइंट कोड है, उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन की टाइप की तरह हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तीसरा क्या है कि मान लो मेरे पास दो सर्कल है, एक सर्कल है मान लो S, एक दूसरा सर्कल है मान लो वो है S डैश। ठीक है, तो एक सर्कल ये रहा S,
तो दूसरा सर्कल आ रहा है एस डैश। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों सर्कल का दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बी ए रहा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, अब ये जो सर्कल एस है, ये दूसरा सर्कल एस डैश है। अभी फिलहाल एस डैश को भूल जाओ, सिर्फ एस के बारे में सोचो। तो एस के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी क्या है, सर्कल की कोड है। अब जो दूसरा वाला सर्कल है एस डैश, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए बी क्या है, उसकी कोड है। यानी जो ए बी है वो इन दोनों सर्कल की कोड है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन कोड। ठीक है, कॉमन कोड ऑफ सर्कल एस एंड एस डैश। तो अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, तभी कॉमन कोड आएगी। अगर मान लो दो सर्कल इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहे, मान लो एक सर्कल ऐसे है, दूसरा सर्कल ऐसे है, तो दोनों की कॉमन कोड आ ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, तो इस केस में तो कॉमन कोड आएगी नहीं, तो नो कॉमन कोड। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, मान लो ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों की जो कॉमन कोड है वो इनकी कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। तो इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ऑरेंज कलर वाली जो लाइन है, ये क्या है, पहली बात तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वही क्या है, इन दोनों की कॉमन कोड है। तो यानी कि अगर मुझे दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करें, अगर मुझे दोनों की कॉमन कोड निकालनी है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। या इसका वैसा वर्सा कह लो, अगर मुझे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे करना क्या है, मुझे दोनों सर्कल की कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी है। मतलब हालांकि कोड नहीं है, कोड तो वो होती है जो दो पॉइंट पे कट करे। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोड का एक लिमिटिंग केस है टेंजेंट। ठीक है ना, कॉमन कोड भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, तभी मैंने इक्विवेलेंट बोला। इक्विवेलेंट का मतलब ऐसे मान सकते हैं कि दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। ठीक है, तो ये आ गया ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये हमारा सी पार्ट हो गया। ये तो आपको पता ही है ना कि दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, तो दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, r1 प्लस r2 के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2 से छोटा होगा, परंतु जो r1 माइनस r2 का जो मोड है उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये हमने प्रीवियस क्लास में कॉमन टेंजेंट पढ़ाते समय बताया था। अच्छा, एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अंदर है, डी पार्ट, तो भी दोनों की कॉमन कोड आ जाएगी। ऐसे देखो, ये कोड है, ये क्या है, कॉमन कोड। इस केस में टेंजेंट नहीं आ सकती कॉमन, पर कोड आ सकती है। ये क्या, कॉमन कोड। ये बाहर वाला सर्कल मान लेते हैं ऐसे, अंदर वाला सर्कल मान लेते हैं एस डैश। तो इस केस में कंडीशन क्या होती है कि दोनों का सेंटर से डिस्टेंस है और रेडियस के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा होना चाहिए। ई पार्ट मान लो एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, पर इंटरनली टच करे ऐसे, तो इस केस में भी क्या होगा कि जो कॉमन कोड आएगी सर्कल की, कॉमन कोड को हमने डिफाइन कैसे किया गया, देखो इसमें थोड़ा सा ना, हम ये जो पहला केस है इसको हम कॉमन कोड नहीं बोलते। कॉमन कोड को कैसे डिफाइन किया गया कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को। तो इस केस में दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करे, तो इस केस में इसको कॉमन कोड नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, अगर दो सर्कल आपस में इंटरनली आपस में टच करें तो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो टेंजेंट होगी। तो इस केस में ये जो टेंजेंट है, पहली बात ये समझो कि इस लाइन के रेफरेंस में दोनों सेंटर एक साइड पे है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। तो इस केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉमन कोड बन जाएगी। ठीक है, तो कॉमन कोड की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी कोड जो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है।
तो पांचों केस में आपको समझ में आ गया कॉमन कोड क्या है। तो पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए कोड ऑफ बोथ सर्कल्स which passes through point of intersection of both circles is called common code। मतलब सर्कल की एक ऐसी कोड जो दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, उसको हम कॉमन कोड कहते हैं। ठीक है ना। कोड विथ बोथ सर्कल्स विच passes through point of intersection of both circles is called common code। ठीक है, तो ये तो हमने कॉमन कोड की डेफिनेशन सीख ली कि कॉमन कोड होती क्या है। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, ये दोनों इस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ये पॉइंट ए है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या होगी, कॉमन कोड होगी। इस सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं ऐसे, इस सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं एस डैश। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को घटा दिया। तो पहले कैसे निकाला, उसमें से एस डैश यानी दूसरे वाले सर्कल की जो इक्वेशन है उसको घटा दिया। ऐसा करने से बराबर जीरो कर दी। ठीक है, एस मान लो एक पल के लिए मैंने ऐसा करा। अच्छा, आपको ये तो समझ में आता ना कि एस क्या है। एक सर्कल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। एस डैश एक दूसरा सर्कल है जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों सर्कल है, तो जब मैं दोनों सर्कल को घटाऊंगा सर्कल के केस में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तभी उसको सर्कल बोलते हैं। तो अगर मैं दोनों सर्कल को घटाऊंगा, उसमें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो तो खत्म हो जाएगा, यानी कि उसमें 2 डिग्री वाले जो टर्म है वो खत्म हो गए। तो बचेगा क्या, एक्स और वाई में एक लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा। तो बिना कैलकुलेशन करे, बिना सॉल्व करे, सिंपल आईक्यू से मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है एस माइनस एस डैश, वो क्या है, वो एक्स और वाई में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है एक्स और वाई में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन बताता है। तो यानी कि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इतना तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया कि जब मैं दो सर्कल की इक्वेशन को आपस में घटाता हूँ तो मेरे पास एक्स और वाई में एक लीनियर एक्सप्रेशन बचता है और वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब दुनिया भर में ऐसे तो इन्फिनिट स्ट्रेट लाइंस होते हैं। दुनिया भर की हर स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई का लीनियर एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तब मुझे पता करना है कि आउट ऑफ दीज इन्फिनिट स्ट्रेट लाइंस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन है, बता सकते हो। मैं वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, वो ए बी वाली लाइन है। यानी कि जो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन कोड है वही क्या है, ये कोई और वाली स्ट्रेट लाइन नहीं, ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। कैसे पता चला भाई, स्ट्रेट लाइन मैंने आपको क्या बताया था, इसको ऐसे समझो मुझे पता है कि जो पॉइंट ए है वो सर्कल की इक्वेशन में ए पॉइंट ए सर्कल एस और सर्कल एस डैश दोनों पे लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एस को इवेल्युएट करूंगा ए पे तो मुझे कितना मिलेगा, 0। क्योंकि जो पॉइंट ए है वो इस सर्कल की इक्वेशन एस डैश के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब एस डैश को मैं ए पे इवेल्युएट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा,
0। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक करा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैंने इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसके अंदर रख दी। दिखना क्या मिलेगा, ये तो पता चल गया ना कि स्ट्रेट लाइन है। तो हमने पहले मान लिया कि लेट एल इज इक्वल टू एस माइनस लेट एस। इतना इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा ना कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे चेक करना है क्या ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास करेगी या नहीं करेगी। ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख दिए। तो जैसे मैं इसके अंदर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा तो क्या बन जाएगा, एस ऑफ ए माइनस एस डैश ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट एस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो एस ए क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जो ए पॉइंट है वो एस डैश के ऊपर भी लाई कर रहा है, यानी कि एस डैश ए कितना होगा, 0 होगा। यानी कि जो पॉइंट ए है वो लाइन एल के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज जो पॉइंट ए है लाइज ऑन एल। ठीक है, सिमिलर लाइन पे, सिमिलर लॉजिक से मैं भी कह सकता हूँ कि अगर जैसे मैं इस लाइन के अंदर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, क्योंकि पॉइंट बी सर्कल की इक्वेशन में लाई कर रहा है, एस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ए एस 0 हो जाएगा। अब पॉइंट बी एस डैश सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है, जिसकी वजह से एस डैश 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एस भी 0 हो गया, एस डैश भी 0 हो गया, यानी कि फिर पॉइंट बी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सिमिलर लाइन पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पॉइंट बी है वो भी क्या है, इस स्ट्रेट लाइन से पास करेगा। तो जैसा कि मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिकली डिफाइन होना है तो मुझे क्या चाहिए, या तो उस लाइन का स्लोप दे दो और एक पॉइंट दे दो जिससे वो पास करें। अगर मेरे पास उस लाइन के बारे में दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं एक यूनिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। या फिर मुझे दो पॉइंट दे दो जिससे पास कर रही है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती। तो मुझे पता चला कि ये जो एस माइनस एस डैश, ये दोनों सर्कल को घटा के जो लाइन आ रही है वो ए और बी पॉइंट से पास कर रही है। तो ऐसी तो एक ही लाइन हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो एस माइनस एस डैश है ये क्या है, ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, ये तो सिर्फ डेरिवेशन होगी, आपको याद रखना है कि जो ओकेशन ऑफ कॉमन कोड होती है ऑफ ए सर्कल, ओकेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ऑफ सर्कल एस एंड एस डैश, वो क्या होती है, होती है एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है निकालना। ठीक है, दोनों दो सर्कल आपको गिवन है, तो आपको दोनों सर्कल की इक्वेशन पता होगी, दोनों को घटा दो, 15-20 सेकंड में आप कॉमन कोड की इक्वेशन बता सकते हैं, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 करने से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया तो वो ऐसे समझ ले कि एस क्या है, हमारा एक सर्कल है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g 1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मेरा जो एस सर्कल है वैसा दिखाई देता होगा, जो एस डैश होगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, हमने जनरल फॉर्म मान लिया सर्कल की। जब भी हमें कोई सर्कल एज्यूम करना होता है हमेशा हम उसका जनरल फॉर्म जीएफसी ही एज्यूम करते हैं। अब मुझे एस माइनस एस डैश निकालना है तो इन दोनों को घटा दो, किसी में से किसी को भी घटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एस माइनस एस डैश कितना आएगा, देखो दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो फिर होना ही चाहिए क्योंकि दोनों कोफिशिएंट 1 1 है। ठीक है ना, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, 2g1 माइनस 2g2 एक्स प्लस 2f1 माइनस 2f2 वाई प्लस c1 माइनस c2, ये बचेगा। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन मिल रहा है। ये जो लीनियर रिलेशन आ रहा है इट इज नथिंग बट द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स एस एंड एस डैश। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा,
कॉमन कोड की डेफिनेशन पढ़ी कि दो सर्कल्स की कॉमन कोड का क्या मतलब होता है, फिर हमने उसकी इक्वेशन निकालना सीखा। बस, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बाकी कोड से लेकर जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोड लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सर्कल के केस में तो क्या होता है, कोड लेंथ निकालने के लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। किसी भी कोने की कोड लेंथ कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला मैं आपको करा चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आई होप आपको पता। तो कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने आपको 3 सिनेरियो बता दिए। पहला सिनेरियो हमारा क्या था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए तो एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आती है, उसकी इक्वेशन निकालते हैं t बराबर 0। अगर पॉइंट P अंदर लाई कर रहा है सर्कल के तो बहुत सारी कोड होंगी, हमें उनमें से किस कोड में इंटरेस्ट है, हम उस कोड में इंटरेस्टेड है जो इनको बाइसेक्ट करती है, यानी जिसके लिए P मिड पॉइंट हो जाए। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, t बराबर s1 होती है। ये हम पहले बता चुके हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये हर दिस इज ट्रू फॉर एनी कोनिंग, तो सर्कल के लिए भी ट्रू है। ठीक है, फिर हमने तीसरा पॉइंट क्या बताया, कॉमन कोड वाला। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें थ्योरी के नाम पे, और कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, कोड को सर्कल के साथ सोल्व करके एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक बना लो, उनको सोल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन सर्कल at points where the line points where the line x plus 2y is equal to 4 intersects circle, find the point of intersection of tangents. सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक रफ डायग्राम बना के पहले उसका रफ डायग्राम बना, तो आधा सवाल तो आपको वैसे ही सॉल्व हो जाता है डायग्राम बनाने से, क्योंकि आपको पता चल जाता है क्या करना क्या नहीं करना। तो एक सर्कल गिवन है तो सर्कल बना लेते हैं पहले। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्या लिखा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल, तो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाएंगे। ठीक है, कहाँ से बनाएंगे, एट पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, तो ये लाइन है। ठीक है, एट पॉइंट्स यहाँ पे प्लूरल लिखा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जो लाइन है वो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इस लाइन की क्वेश्चन है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया बी। तो ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से सर्कल की दो किसी भी पॉइंट यहाँ से दो, एक टेंजेंट यहाँ से बनेगी और एक टेंजेंट यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से टेंजेंट बनाई गई है, तो ये दोनों टेंजेंट मान लो यहाँ पे मीट करती है पी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा, निकालो। तो इसको इस क्वेश्चन को करने के देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका यहाँ पे बताऊंगा, और इसके अलावा बाकी जितने भी तरीके हैं मैं एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको लाइन की इक्वेशन पता है, आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन में रखो। ठीक है, रख सकते हो। रखने के बाद एक एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी या वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सोल्व करने से आपको ए और बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपको ए और बी पॉइंट इंटरसेक्शन मिल गया, जो पॉइंट ए है वो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो टेंजेंट पी ए की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ टी बराबर 0 से विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट बी मिल गया तो टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू बी से मुझे टेंजेंट पी बी की इक्वेशन मिल जाएंगी।
तो मेरे पास पी ए लाइन की इक्वेशन आ गई, मेरे पास पी बी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा तो मुझे पॉइंट पी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है? फाइंड ए एंड बी, ठीक है, देन पी ए एंड पी बी एंड देन पी, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, बाकी तुम डिटेल में एज ए होमवर्क आपको खुद करना है, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पर मैं कैसे करूंगा इसको, जो आपको एग्जाम में भी यूज करना है। मैंने क्या किया कि पॉइंट पी को मान, हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो इसको मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। पॉइंट पी, अगर मैं सर्कल के 2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि जो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो सर्कल के बाहर ही आएगा, अंदर तो आ नहीं सकता ना। ये तो सिंपल आईक्यू से आप बता सकते हो। तो पॉइंट पी के क्योंकि पॉइंट पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट पी के रेफरेंस में ये लाइन ए बी है, वो क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अगर मुझे किसी भी सर्कल की कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालता हूँ? ये लाइन ए बी क्या है? वो है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पी। तो किसी भी, जैसा मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, उससे जो उसकी जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू, तो जो ए बी है हमारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो इसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पी। अब तो अब टी कैसे निकालते हैं? पॉइंट हमारा अल्फा कोमा बीटा है, तो हम टी कैसे निकालेंगे? टी होगा एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स इंटू एक्स वन से, ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई इंटू वाई वन से, यहाँ वाई वन क्या बीटा, -8 बराबर 0, ठीक है। ये किसकी क्वेश्चन आई है? इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन आई है। पर क्वेश्चन में हमें कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की क्वेश्चन तो पहले से दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ए भी क्या है? इसकी इक्वेशन है। एक लाइन की एक ही इक्वेशन हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। अगर ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा और एक्स का, सॉरी, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा? अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ से वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा? बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा? कांस्टेंट -8, यहाँ से कितना आएगा? -4, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा? 4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया? 2, ठीक है। तो जो पहला मेथड है कि टेंजेंट पी ए की इक्वेशन निकालो, पी बी की निकालो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, काफ़ी लेंथी मेथड है। ये जो मेथड नंबर 2 मैंने आपको बताया, हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन हर बच्चा सोल्व कर लेता है क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रोसीजरल होते हैं। दिमाग कहाँ लगाना है कि यार इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व करें ताकि टाइम बचाया जा सके, और जो टाइम बचेगा उसको हम दूसरे क्वेश्चंस में, जैसे कैलकुलस हो गया जो टफ होती है। हालांकि मुझे सच बताऊं तो कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा आसान लगती है, पर बच्चों को टफ लगती है, तो मुझे तो बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Next question. Tangents are drawn
to x square plus y square is equal to 12 at points where it cuts another circle x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 equal to 0. ठीक है, find point of intersection of these tangents. Find point of intersection of tangents. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमें दो सर्कल गिवन है, पहला सर्कल है, इसकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12. मान लेते हैं सर्कल ऐसे, ठीक है. इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, मतलब कैसे ड्रॉ किया गया है, उन पॉइंट्स पे ड्रॉ किया गया है जिन पॉइंट्स पे दूसरा वाला जो सर्कल है इस पहले वाले सर्कल को कट कर रहा है. तो मान लेते हैं दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसे है, बेकार बन गया. मान लेते हैं दूसरा वाला सर्कल कुछ ऐसे है, ठीक है. ये मान लेते हैं सर्कल वाला एस डैश है. इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0. ठीक है, तो ये पहला वाला सर्कल दूसरे वाले सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी से. तो इस पॉइंट ए और बी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, पर कौन से सर्कल के ऊपर, पहले वाले सर्कल के ऊपर. ये मत सोचना कि पॉइंट ए से ये जो पहला वाला सर्कल है, ये पहला वाला सर्कल, ये दूसरा वाला सर्कल, जो पहला वाला सर्कल है उससे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, यहाँ से और यहाँ से. ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें. तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है कि हमेशा पीछे से शुरू करेंगे. पीछे से मतलब सबसे, इस पूरी डायग्राम में सबसे लास्ट में क्या आया, पहले हमने दो सर्कल बनाए, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया, फिर वहां से टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया, तो सबसे लास्ट में ये वाला आया पॉइंट. तो यहाँ से शुरू करेंगे. तो हमें पॉइंट पी निकालना है, तो मान लेते हैं पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा, मान सकते हैं. तब पॉइंट पी के रेफरेंस में सोचो ए बी क्या है, पॉइंट बी के रेफरेंस में. तो आप सोचोगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि जो विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, जो ए बी है वो क्या है, एक कॉमन कोड है. ऑफ एस एन एस डैश. तो मैं ए बी की इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, अभी जस्ट बताया था कि कॉमन कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एस माइनस एस डैश बराबर 0 से. ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू पी ए बी क्या है. आप ऐसा सोचो, ये पहला वाला सर्कल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है. तो पहले वाले सर्कल के रेफरेंस में पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो ए बी क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया. तो जो ए बी है वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल एस. ठीक है, ए बी एस पहले वाले सर्कल की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, दूसरे वाले सर्कल की नहीं है, क्योंकि हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करी है ए और बी पे, वो पहले वाले सर्कल पे करी है. यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये ए है बी है, ये टेंजेंट बनाएंगे और इन्हीं ए और बी से पास करने वाला एक सर्कल बना दिए. तो सर्कल बनाने से क्या हो गया कि ए बी इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड भी होगी, जिसकी इक्वेशन में एस माइनस डैश बराबर 0 से लिख सकता हूँ, और ए बी पहले वाले सर्कल की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगी विद रिस्पेक्ट टू एस. तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, टी बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू पी फॉर एस. अब ये दोनों इक्वेशन, अब एक लाइन की एक ही इक्वेशन हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. इनको सोल्व करो, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकाल लेते हैं क्या होती है। एस माइनस एस डैश, तो बहुत आसान है, दोनों सर्कल को घटा दो, किसी में से किसी को भी घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, और एस डैश क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसा करने से हमारे पास ए बी लाइन की इक्वेशन सीधा निकल के आ गई। अब जो ए बी लाइन है वो पहले वाले सर्कल के लिए क्या है, उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा कॉमन कोड, सीसी आएगा, सीसी मतलब कॉमन कोड। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, होती है t बराबर 0। ये t बराबर 0 हमें पहले वाले सर्कल यानी s के लिए करना है। ये t बराबर 0 किसके लिए, s के लिए, s डैश के लिए नहीं है। तो दिस इंप्लाइज, तो s क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो x को रिप्लेस करेंगे x1, तो यहाँ x1 का काम कौन कर रहा है, अल्फा, y1 का काम कौन कर रहा है, बीटा। तो ये बन जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इक्वेशन 1 हो तो दोनों आइडेंटिकल है, 1 इज आइडेंटिकल टू 2। दिस इंप्लाइज आप कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 5y अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3y बीटा इज इक्वल टू माइनस 10y माइनस 12। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा, 1 6। ठीक है, अच्छा इन दोनों को सोल्व करेंगे ताकि, सॉरी इन दोनों को नहीं करेंगे, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास बीटा कितना आ जाएगा, 36/10 माइनस 36/10 विच कैन बी रिटन एज माइनस 18/5। तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, जिसको हम पी से रेफर करें, अल्फा 6 आ गया, बीटा माइनस 18/5 आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो भी मैंने आपको जो फॉर्मूले बताया ना, t बराबर 0, t बराबर s1, ये टाइम पास के लिए नहीं बताए। अब धीरे धीरे तुम्हें अब इन पॉइंट्स की, ये जो नोटेशन मैंने आपको समझाए थे s1t, अब तुम्हें धीरे धीरे इनकी वैल्यू समझ में आ गई होगी कि कितने इंपॉर्टेंट नोटेशन है। ठीक है ना, और इनको याद रखना भी कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tangents are drawn to a unit circle tangents are drawn to a unit circle with center 0, 0 from every point on line x plus 2x plus y is equal to 4। ठीक है, फाइंड locus of midpoint of find the locus of midpoint of कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। COC का मतलब तो समझ गए होंगे ना, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ में आया क्या?
अच्छा, यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है कि रेडियस 1 है। तो सर्कल हमें जो गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल गिवन है। अच्छा, पहली बात तो ये सोचो, एक लाइन गिवन है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो लाइन सर्कल से दूर है, या लाइन सर्कल की टेंजेंट है, हमें नहीं पता। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं कितनी आती है। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हम उसको पी बोलते हैं। तो पी कितना आएगा, सेंटर क्या, 0,0। तो इस लाइन के इक्वेशन में 0,0 रखो तो कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो ये रेडियस है, सॉरी रेडियस से ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो दिस इम्प्लाइज जो पी हो गया हमारा 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, यानी कि डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बनेगा, सर्कल यहाँ पे, लाइन यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, लाइन विल बी आउटसाइड टू द सर्कल। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से डायग्राम नहीं बना सकते कि मैंने सर्कल यहाँ मान लिया, लाइन ऐसे मान ली, क्यों यार। ठीक है ना, ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के ज़्यादा आ रहा है। तो लाइन होगी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, कि इस लाइन के ऊपर मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लिया है, इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई, पहली टेंजेंट ए बनाई, दूसरी टेंजेंट ए बनाई। ठीक है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनसे ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाई। मान लो ये पॉइंट पी है, ए है और बी है। ठीक है, जो कोड ऑफ कांटेक्ट आ गई, इस कोड ऑफ कांटेक्ट के जो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं एम है, इसका लोकस निकालना। एक पॉइंट लूंगा तो एक मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि एक कोड ऑफ कांटेक्ट आएगी। जैसे मैं पॉइंट पी को चेंज कर दूंगा, मान लो पॉइंट पी मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने पॉइंट पी यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से दो टेंजेंट आ जाएंगी, फिर दोनों की एक कोड ऑफ कांटेक्ट आ जाएगी। ऐसे इस कोड ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट पे एक मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, एम डैश। तो ऐसे इस लाइन के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट हो सकते हैं। उस इन्फिनाइट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आएंगे, और हर एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग एक मिड पॉइंट आएगा। तो ऐसे हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ मिड पॉइंट आ जाएंगे। मुझे पता करना है कि ये सारे के सारे जो मिड पॉइंट आ रहे हैं, ये कौन से कर्व के ऊपर लाइक करेंगे, उसका लोकस निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम एच कोमा के मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया एच कोमा के। तो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखो, मैं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने एम पॉइंट का लोकस माना है एच कोमा के, तो हम एच कोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो एच कोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जो ए बी है वो क्या है, इस सर्कल की कोड है और एम मिड पॉइंट है। तो अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी सर्कल की के अंदर कोई पॉइंट है पी, उससे पास होने वाली जो मिड पॉइंट होता है, से पास होने वाली जो कोड होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर कोड बोलते हैं। कि एम पॉइंट है, इस कोड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर कोड की इक्वेशन क्या होती है, ये कोड क्या होगी हमारी, बाइसेक्टर कोड होगी। तो बाइसेक्टर कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टी बराबर एस वन करके विद रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ पे एम पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी क्या होगी हमारी, बाइसेक्टर कोड होगी टी बराबर एस वन। अब ए बी के बारे में हमें क्या क्या पता है, इस पॉइंट पी के बारे में सोचो। तो इस पॉइंट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी क्या हमारी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ए बी क्या हमारी एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसका मतलब क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, टी बराबर 0 से निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। अब दोनों लाइन तो एक ही है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लोकस निकालने का मतलब तो आपको पता ही ना कि मुझे एच कोमा के में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए पहले एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एच कोमा के, क्योंकि इसका लोकस निकालना है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, जब तक हमें पी नहीं पता तो हम टी बराबर 0 नहीं निकाल पाएंगे। अब पी के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन पता है
कि जो P है इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो जब भी मुझे लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम करना है, हमेशा पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूँ, मैंने x को t मान लिया, तो y कितना होगा 4 - 2t। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि मेरा एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया t, क्योंकि t मुझे पता नहीं। तो लोकस निकालते समय h, k में मैं जब रिलेशन बनाऊंगा तो मुझे इस पैरामीटर t को इलिमिनेट करना होगा, क्योंकि मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा है, तो आई नीड 2 इक्वेशंस। और आप ये सोच सकते हो कि 2 इक्वेशन कैसे बनेगी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी t बराबर s1 से, t बराबर 0 से एक दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों में मैं x और y का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, एक इक्वेशन आएगी t के t h और k में। जब y का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो t h और k में एक दूसरी इक्वेशन आएगी। तो 2 इक्वेशन यूज करते हुए t ऐसे पैरामीटर में एलिमिनेट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। करो कैलकुलेशन करते हैं। सर्कल हमें क्या गिवन है, x² + y² = 1। समझ में आ गया ना। अब इसमें हमारा जो सर्कल है बहुत आसान है, कैलकुलेशन लेंथी नहीं होगी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो जो ए बी कोड है उसकी इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ t बराबर s1 विद रिस्पेक्ट टू m, क्योंकि m मिड पॉइंट है h, k। तो t निकाल लो, वो आएगा h × x + k × y - 1। ये हो गया t। तो s1 कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल चलो यहाँ लिख देता हूँ, x² + y² - 1, ये हमारा s है। तो इस सर्कल की इक्वेशन में m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रख देंगे तो s1 मिलेगा। तो h² + k² - 1, तो ये -1 तो -1 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज hx + ky - h² + k² = 0। ठीक है। अब ए बी लाइन है, वो क्या है, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए t, 4 - 2t। ठीक है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर 0। तो करेंगे, यहाँ से आ जाएगा t × x + 4 - 2t × y - 1 बराबर 0। ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों स्ट्रेट लाइंस आई हैं, दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन नंबर 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट, यहाँ से x का कोफिशिएंट, तो h/t इज इक्वल टू यहाँ से y का कोफिशिएंट और यहाँ से y का कोफिशिएंट, यहाँ से कांस्टेंट टर्म -h² + k², ये समझ में आ रहा है, कांस्टेंट है, और यहाँ से -1। अब हमारा अब यहाँ से हमारा लोकस का क्वेश्चन शुरू होता है, शुरू नहीं होता है मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ गया, क्योंकि ऐसा करने से हमने एच ओ के में रिलेशन बना लिया। ठीक है। पर एच ओ के में रिलेशन बनाते समय दिक्कत क्या हुई कि इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे टी एक पैरामीटर आ गया, हमें टी नहीं चाहिए, टी को एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/h² + k²। ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो आपको एच ओ के में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या बनेगा, h² + k² इज इक्वल टू k/4, अच्छा 4 - 2t था ना, यस यस यही था, h/h² + k², बस ये हमारा आंसर आ गया। आगे कैलकुलेशन करने वाला काम तो आपका है, मेरा नहीं है, चलो फिर भी कर देता हूँ। एलसीएम वगैरह ले लो, तो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h² + k² - 2h। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा h² + k² से कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स ऑफ x² + y² - 2x इज इक्वल टू y। ये आ रहा ना, आई होप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बस ये आंसर आ गया हमारा।
4 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 4। तो लोकस क्या आया, एक सर्कल आया, इसका सेंटर कितना है 1/4, 1/8, और ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, हालांकि इस सब की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे आ गया बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डिस्टिंक्ट chords of circle x square plus y square minus ax minus by equal to 0 are drawn from point a comma b is divided by x-axis in 1:1. Find relation between them. Oh sorry, them मतलब कि a and b। इस पॉइंट को p बोल देते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि दो डिस्टिंक्ट कोड्स हैं सर्कल की। अच्छा, पहले तो ये देखो, ये जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। अब पी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को इसमें रख के देखो तो आपको 0 बराबर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब पॉइंट पी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये कॉमन पी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर दो डिस्टिंक्ट कोड बनाएंगे। हालांकि इस पॉइंट पी से मैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड बना सकता हूँ, और क्वेश्चन ने बोला दो ही कोड है। तो पहली कोड ये बना ली, दूसरी कोड ये बना ली। ठीक है, ऐसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसने बोला कि जो एक्स एक्सिस है इन दोनों कोड को 1:1 में डिवाइड करती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से कहीं भी अगर एक्स एक्सिस बनाऊँ, कहीं भी बना सकते हो, बाहर भी बना सकते हो, सर्कल के अंदर भी बना सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो कोड पी बी है वो मान लो इसको यहाँ M1 पॉइंट पे कट करती है। ये कोड मान लो जो पी है इन दोनों को M2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 1:1 है, ये जो डिस्टेंस है 1:1 है। यानी कि 1:1 का क्या मतलब है कि M1 M2 क्या होगी, पी बी और पी ए के मिड पॉइंट होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं पूछा क्या है, ए और बी में रिलेशन बताना है। तो कैसे करूँ,
तो मेथड 1 है इसको करने का। देखो हमें जो रेशो गिवन है वो M1:1 गिवन है, ठीक है। तो M1 क्या हो गया, PB का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब M1 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो मान लेते हैं h,0 मान सकते हैं h,0, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। अब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो h की टर्म में आएंगे। अब जो बी पॉइंट है वही सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, यानी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं सर्कल की इक्वेशन में रखूंगा तो आपको ये दिखाई फील आ रहा है कि एच में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी। अच्छा पहली बात, एच में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसका क्या मतलब है कि एच की दो वैल्यूज आएंगी। एच की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, इसका मतलब क्या है। ऐसे समझो कि मान लो हमारे पास एक सर्कल था, इस सर्कल के ऊपर पॉइंट पी गिवन था। अब पी पॉइंट से पास होने वाली तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड बना सकता हूँ। तो इस आउट ऑफ इनफाइनाइट कोड में से दो ही ऐसी कोड होंगी जिसको एक्स एक्सिस कट कर सकते। क्यों, क्योंकि एच में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसका मतलब एच की दो वैल्यूज आ रही है। तो एक वैल्यू m1 के कोरस्पॉन्डिंग होगी और एक वैल्यू m2 के कोरस्पॉन्डिंग होगी। m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे h2,0 मान लेते हैं। m1 के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h1,0। h तो यानी कि h की दो वैल्यूज आएंगी, एक h1 और एक h2। ये मुझे कैसे पता चला कि जब मैंने पॉइंट m1 को h माना, सेक्शन फॉर्मूला लगा के बी पॉइंट निकाला और बी पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन के अंदर रखा, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ से h की दो वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैंने इसको समझने की कोशिश करी। तो समझने के बाद मुझे पता चला कि पॉइंट पी से इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोड पास करेंगी, तो इन इन्फिनाइट कोड में से दो ही ऐसी कोड होंगी जो एक्स एक्सिस को कट कर पाएंगी, बाकी कोई कोड एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि दो डिस्टिंक्ट कोड्स ऑफ ए सर्कल हैव बीन ड्रॉन, जो कि एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे। अच्छा सेक्शन फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या है कि m1 मिड पॉइंट है, तो अब आप पीबी लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो चूजिंग मिड पॉइंट। चलो पहले तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। पहले तो चलो ऐसे करते हैं कि m1 है वो मिड पॉइंट है किसका, पीबी का। तो मिड पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है, t बराबर s1 विद रिस्पेक्ट टू m1, यानी कि h,0। तो कर देते हैं, t बराबर s1 से क्या होगा, t निकाल लो x इंटू x1, y1 0 है, माइनस x प्लस x1 y2 माइनस y प्लस y1, y1 0 है, y2 इक्वल टू s1 का मतलब h,0 को इसमें रख दो तो क्या बनेगा h स्क्वायर माइनस एच बनेगा, ठीक है। अब ये जो किसकी इक्वेशन आई है, इस कोड पी बी की इक्वेशन आई है, ये ए कोमा बी से पास कर रही है तो सेटिस्फाइड करा दो। तो हमने इसमें ए कोमा बी रख दिया, तो ये बन जाएगा ए इंटू एच माइनस a/2 इंटू एक्स की जगह ए रखना है, y की जगह b रखना है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें ए और बी तो कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। h में क्वाड्रेटिक बनती जा रही है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा एच स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से h वाला कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से माइनस है, यहाँ से माइनस है तो -2 है, यहाँ से आएगा -a/2, इधर इधर चला जाएगा +a/2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ से कितना आ रहा है +b²/2, यहाँ से कितना आ रहा है -a²/2, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा +a² इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, h² -3/a/2 h प्लस a² प्लस b²/2 बराबर 0। अब h में क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसी दो डिस्टिंक्ट कोड है
जिसके लिए एक h1 होगा, m1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे h1, 0 और m2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे h2, 0। तो यानी कि आउट ऑफ दीज इन्फिनाइट कोड्स 2 ही कोड होंगी जो एक्स एक्सिस को कट कर सकती है, उससे ज़्यादा कट नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में ही लिखा है कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट कोड है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से h1 h2 की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि d ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी 4 आएगा, 9a² 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। बस ये आंसर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, तो ए और बी में रिलेशन आ गया। समझ में आया कैसे करा। मेथड 2 में क्या होगा कि क्योंकि इस केस में क्या था कि m1 मिड पॉइंट हो गया, तो हमने मिड t इक्वल s1 से इसकी इक्वेशन निकली, ठीक है। अगर मान लो a/1/1 ना देके 1/2 दिया होता, चाहे 1/3 दिया होता, तो उस केस में m1 मिड पॉइंट नहीं बन पाता, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाते। तो हम उसके सिनेरियो में क्या करेंगे, मेथड 2 क्या है कि हम हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक सर्कल है, ए पॉइंट पी ए कोमा बी है, यहाँ से 2 कोड बनाई गई है, वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट m1 पे कट करता है। ए पॉइंट मान लेते हैं h,0, ये 1/1 है, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं कह सकता हूँ कि जो m1 है, ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये p है, a, b। चलो एक नंबर इधर मानते हैं, ठीक है। m1 यहाँ पे h,0 और मुझे q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, a1 है, a1 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो q है वो p एंड m1 को 2:1 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, बताया था सेक्शन फॉर्मूला में। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, Q से P की दूरी और Q से M1 की दूरी वो कितनी है, 2:1। तो P को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, M1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, और 1 को माइनस साइन, इसको नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, तो -1 इंटू पी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी -a प्लस 2 इंटू M1 का एक्स कोऑर्डिनेट h डिवाइडेड बाई 2 - 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -1 इंटू पी का वाई कोऑर्डिनेट, 2 इंटू 1 का वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 है, जरूरत नहीं है। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 2h - a, -b, ठीक है। अब क्यू पॉइंट क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने क्यू पॉइंट को उठा के सर्कल में रख दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2h - a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि h में क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक बनने से हमें क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन पता चली कि h की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि जो पॉइंट P से जब कोड बना रहे हो 2 ही डिस्टिंक्ट कोड बनानी है, वही 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेंगे, h1, पे h1, 0 पे और h2, 0 पे। अगर h1 h2 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सेम आंसर आएगा जब ऊपर आएगा। ये जो मेथड नंबर 2 बताया वो हमारा जनरल मेथड है, क्योंकि जो रेशो गिवन है वो पहले केस में जो ठीक है 1:1 गिवन था, तो आपने मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के आंसर कर दिया। मतलब अगर रेशो 1:1 ना होती, जनरल रेशो होती, 1:2 होता, 1:3 होता, तो इसको आप ऐसे करते सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, let tangents are drawn from origin to circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। Origin to circle touches its point A and B. ठीक है, फाइंड AB स्क्वायर। सॉल्यूशन वो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसमें एक चीज सोचनी है। पॉइंट P यहाँ गिना है ओरिजिन, इस पॉइंट P से यहाँ से और यहाँ से दो टेंजेंट बनाएंगे सर्कल के ऊपर। इसको A पॉइंट पे कट कर दिए, टच कर दिए, सॉरी, इसको B पॉइंट पे टच कर दिए, यहाँ A और B को ज्वाइन कर दिया। तो हमें इस ए बी सर्कल की कोड हम उसकी लेंथ निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मेथड वन क्या है, यूज ज्योमेट्री। मैंने आपको बताया था इस टाइप के डायग्राम को बनाना सिखाया था। झटके से क्या करेंगे, सेंटर बना लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये रेडियस आर होगा, ये सी होगा, ये आर होगा। पी पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बना लेंगे। ए एंगल थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा, ए एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये डायग्राम हमें याद रखना है। ए पॉइंट मान लेते हैं एम है, ठीक है। तो हमें कोड ए बी की लेंथ निकालनी है। तो कोड ए बी की लेंथ कितना होगा, होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम। ए एम लेंथ क्या होगा, अगर ये लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है, तो ए एम लेंथ क्या, आर कोस थीटा होगा। तो ए बी कितना हो गया, 2r कोस थीटा। अब हमें 2r, आर क्या सर्कल का रेडियस, वो तो हमें पता है, यहाँ से निकाल लेंगे। कोस थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, पी ए एम, ठीक है। इस पी ए एम ट्रायंगल में इस पॉइंट P से A तक की डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है। ये वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √S1 विद रिस्पेक्ट टू P। तो निकाल लो, बहुत आसान है। P 0,0 गिवन है, इसमें x को 0 रखो, y को 0 रखो, तो कितना आएगा 16, यानी कि लेंथ 4 आ गई। अगर ये लेंथ 4 है, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो इस PAC ट्रायंगल में AC क्या है, रेडियस है सर्कल का, जो रेडियस भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो जी स्क्वायर यानी कि 16, 4 एंड 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस सी का अंडर रूट, तो रेडियस आ गया 2, तो सर्कल का रेडियस 2 आ गया। अब इस ट्रायंगल PAC में, ट्रायंगल PAC में देखो cos थीटा निकलेगा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PAC में बेस क्या है, PA, तो PA कितना है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है PC। तो PC कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेंटर के 4,2, ठीक है। तो PC लेंथ कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 20, √20, तो √20। तब कोस थीटा पता चल गया 4/√20। तो 2r इंटू कोस, कोस कितना आया 4/√20, तो 8/√20 इंटू आर, रेडियस अभी निकाला था कितना, 2 निकाला था, तो 16/√20। हमें निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, 256/20। 2 से डिवाइड कर दो तो 1, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 64/5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सर्कल में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते कोड लेंथ निकालने का। तो ये डायग्राम बनाओ, इसको थीटा बोलो तो ये थीटा होगा, इतना डायग्राम याद कर लो। उसके बाद सिंपल ज्योमेट्री लगा के जो भी इंफॉर्मेशन पूछिए आप निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना।
मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में क्या था बेटा, मैंने आपको कोड लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी कोने की कोड लेंथ कैसे निकालते हैं। सर्कल के केस में चला कि हमें ऐसे निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर सर्कल आता तो ऐसे ही करेंगे, अगर सर्कल नहीं, मान लो पैराबोला आ गया, एलिप्स आ गया, तो क्या करेंगे? पैराबोला में तो ज्योमेट्री लगा नहीं पाओगे, तो उस केस में क्या करोगे? तो ए बी की कोड की लेंथ क्या होती है? 1 + m² इंटू डिफरेंस ऑफ रूट्स, बताया था। तो अब क्या करो कि आपको क्या गिवन है? अच्छा, मैं इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ t बराबर 0 से, क्योंकि पॉइंट P के लिए ए बी क्या है? उसकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो t बराबर 0 से विद रिस्पेक्ट टू P 0,0, तो मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ रही है ए बी लाइन की इक्वेशन? वो आ रही है t बराबर 0 करेंगे तो x इंटू x1 0 है, प्लस वाई स्क्वायर यानी y इंटू y1 वो भी 0 है। तो वहाँ फिर हमारे पास है -8x, यानी कि -8x प्लस x1/2 -4y इंटू y प्लस y1/2 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से क्या होगा? माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आएगा 4x, यहाँ से आएगा 2y -16 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस वाई -8 इक्वल टू 0। तो बस ए बी लाइन की क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या करेंगे? सर्कल की क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x² प्लस वाई स्क्वायर -8x -4y प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सर्कल की क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेते या y में बना लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो x में बनाएंगे तो हमारे पास क्या, उसके दो रूट आ जाएंगे, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स है। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? -2, तो m की वैल्यू तो -2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √5। अब हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है? √dy होता है। बस इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख के x में क्वाड्रेटिक बना लो, तो क्या बनेगा? x² प्लस y, तो y कितना आ रहा है यहाँ से? 8 - 2x का स्क्वायर -8x -4y, y कितना है? 8 - 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लेना, √d। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्योंकि x में अब जो क्वाड्रेटिक बनेंगी ये थोड़ी टफ बनेंगी, क्योंकि इसमें लंबे टर्म्स है। कोई बात नहीं, देखो मर्जी आपकी, आपके पास दो मेथड है, तो सेम आंसर आ जाएगा जो पहले निकाला था, ठीक है ना। यहाँ से डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल के यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए खुद, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आप खुद करना, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। सर्कल के केस में तो मेथड नंबर 1 ही यूज करेंगे, यूज ज्योमेट्री, आसान है। देखो बिल्कुल कोई टफ कैलकुलेशन नहीं आई, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा कोड वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे, कल हम फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।